चीफ जस्टिस है उसने अपने हाथ को अपने एमसी के सीने के आर पार कर दिया होता है और इस समय लग रहा होता है कि अपना एमसी मर चुका है। और तभी जो चीफ जस्टिस है वो उसे कहता है भले ही तुम इवॉल्व हो चुके हो लेकिन तुम अभी लेवल 1 की इवॉल्वर हो, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन तभी वो देखता है कि अपने एमसी की बॉडी में ना एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और इसको देखिए जो चीफ जस्टिस है वो भी शॉक होते हुए अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है जहाँ पे जो अपने एमसी की बॉडी थी वो आसमान में उड़ रही थी। और इसे देख के वो शॉक होते हुए कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो गोल्डन एविएसल फिजिक है, इम्पॉसिबल। ये कुछ ऐसा है जो कि एक लेवल 10 का इवॉल्वर ही पोजेस कर सकता है। और ये जानने के बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये बंदा जस्ट अभी इवॉल्व हुआ है तो आखिरकार इसके पास गोल्डन एविएसल फिजिक कैसे आ गया। ये डेफिनेटली वही वाली फिजिक है जो इसने पहले भी एक बार देखा है। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी गोल्डन रंग से चमक रही थी और तभी वो अपनी उंगली के एक इशारे से एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो कि सीधे जाके चीफ जस्टिस को लगती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जो चीफ जस्टिस है उसका आधा धड़ी उड़ जाता है और वो वहीं पे ही मर जाता है। और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड है उसको भी इसके बारे में महसूस होता है और वो भी कह रहा होता है कि आखिरकार हमारे इस 10 माइल के अंदर कौन इतना पावरफुल बंदा गुजर रहा है। और इसके साथ साथ हम फैक्शन 17 और क्लेम्बर एड्स को भी देखते हैं जिनको कि ये चीज़ महसूस हो जाती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये पावरफुल बंदा है कौन। और इसके बाद हमारा सिंह वापस अपने एमसी की तरफ जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी है वो जमीन पे आके गिरता है और जो यून है उसको संभाल लेती है और अपने एमसी की ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुक ही नहीं रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो देखती है कि जो अपने एमसी का ब्लीडिंग है ना वो रुक जाता है और इसे देखो वो भी शौक होते हुए कहती है आखिरकार इसकी ब्लीडिंग रुक कैसे गई। और उसके बाद तो उसको उठा के सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेने लगती है। और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सिटी लॉर्ड है उस जगह पे आता है और वो कहता है यहाँ की तो जो ऑरा है वो डिसअपियर हो चुकी है, आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग इवॉल्वर यहाँ पे लड़ क्यों रहा था। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। आई होप कि मैंने उसको कहीं पे ऑफेंड ना किया हो क्योंकि मैं तो सीधे बिजनेस वाला आदमी हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी बड़े इवॉल्वर को ऑफेंड कर दूं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक क्लिनिक को देखते हैं जिसके दरवाजे को कोई जोर से पीट रहा होता है और तभी एक लड़की जाके बोलती है कि हाँ मैं खोल रही हूँ, लेकिन तभी दरवाजे को कोई लात मार के अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है ये अपनी यून थी जो कि अपने साथ अपने एमसी को लेकर आई थी। और वो जो लड़की है वो कहती है अरे संभाल के यार, तुम लोग मुझे मार ही डालोगे और हाँ तुमने ये जो दरवाजा तोड़ा है उसका भी तुम्हें भुगतान करना होगा। और जो यून है वो कहती है इसे बचा लो, जल्दी करो, इसे बचा लो, इसे मदद की जरूरत है। और उसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डॉक्टर है वो अपने एमसी की लाइक पट्टी कर रही होती है और वो भी कहती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है। और ये सुन के जो यून है वो पूछती है आखिर हुआंग को क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है ना। और जो डॉक्टर है वो कहती है इसके जो वाइटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि ये ठीक है और मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये ठीक नहीं है। मैंने बस अभी इसको बैंडेज कर दिया, बाकी मुझे नहीं पता। मैंने इसके सारे ऑर्गन्स को स्कैन किया और मुझे मिला कि इसके जितने में घाव वाले एरिया है उसको एक मेटल जैसे मटेरियल ने कवर करके रखा है। तुम ये कह सकते हो कि वो जो मेटल्स हैं उसने इसको बचा लिया। और ये सुनते जो यून है वो पूछती है कि इसका मतलब ये ठीक है। और वो जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और जो यून है वो पूछती है आखिरकार एग्जैक्टली इसके साथ हो क्या रहा है। और जो डॉक्टर है वो कहती है फिलहाल के लिए तो कुछ दिनों तक इसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रख के देखते हैं, बाकी का मैं बाद में बताऊंगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम 17 फैक्शन को देखते हैं जहाँ पे जो स्कार वाला बंदा है वो अपने बंदों से कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पीटो। और ये सुनती है उन लोग को समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। लेकिन तभी जो स्कार वाला बंदा है उनको कहता है देखो यार मैंने तुमको बहुत ज्यादा बुली किया तो क्या तुम अपनी भड़ास नहीं उतारना चाहते। और ये सुनने के बाद ये लोग एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं ठीक है और उसको कुत्तों की तरह पेलते हैं। जहाँ पे हम उस कार वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहीं पे जाता हुआ सोचा होता है डैम इट, मैंने बस इनको पेलने को बोला, इन्होंने मुझे कुत्तों की तरह पेला। तुम लोग सालों वेट करो, मैं बाद में तुमको दिखाऊंगा कि असली बॉस कौन है। और उसके बाद जाके ना वो एक दरवाजे में खटखटाता है और हमें पता चलता है ये उसी डॉक्टर का ही क्लिनिक होता है जहाँ पे उसे देखते उस कार वाला बंदा कहता है डॉक्टर जाओ प्लीज मुझे ट्रीट करिए, मैं दोबारा से इंजर्ड हो गया। और इससे हमें पता चलता है कि अपना ये लौंडा डॉक्टर को पसंद करता है। जहाँ पे ये दोनों अंदर आते हैं और डॉक्टर जो कहती है आजकल तुम कुछ ज्यादा इंजर्ड नहीं हो रहे। और वो कहता है मेरा काम ही ऐसा है कि मैं से इंजर्ड हो ही जाता हूँ, अब मैं क्या ही करूँ। और तभी वहाँ पे यून आती है जो कि इसको देख लेती है और उसे याद आ जाता है कि ये फैक्शन 17 का ही बंदा है जिसने उसके ऊपर हमला किया था। और वो भी सोची होती है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या फैक्शन 17 के पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर इसने ढूंढ निकाला कि हम लोग यहाँ पे हैं तो ये जरूर अपने लोगों को बुला लेगा, इसीलिए उसके बिना नोटिस किए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और हम तभी उस कार वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने एमसी के रूम में आ रहा होता है। लेकिन जो डॉक्टर होती है वो कहती है अरे उस रूम में पेशेंट है इसलिए तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे घाव को यहाँ पे ड्रेस कर दूंगी। और वो भी कहता है कि ठीक है। और उसके बाद वो डॉक्टर के साथ चला जाता है। देन हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो डॉक्टर है वो अपने एमसी के रूम पे आती है तो वो देखती है कि जो यून है वो अपने एमसी को उठा रही है। और इसको देखो वो कहती है अगर तुम उसको मूव क्यों करा रहे हो, वो अभी जाने की हालत में नहीं है। लेकिन जो यून है वो कहती है हमें यहाँ से जाना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि वही स्कार वाला बंदा वहाँ पे आ जाता है और यून को देखते ही सीधा अपने गन से उसको फायर करता है। लेकिन जो डॉक्टर है ना सही टाइम पे आके उसको साइड कर देती है और कहती है अगर तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी जो बंदा है वो चिल्लाते हुए कहता है डॉक्टर जाओ, इन दोनों ने मेरे बहुत सारे ब्रदर्स को मारा है, मैंने इनसे पहले भी कह रखा था जब भी मैं इनको देखूंगा मैं इनको मार डालूंगा।
और तभी वो बंदा यून से कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि मैंने अपने फैक्शन पे ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है, मेरे भाई लोग यहाँ पे आ ही रहे होंगे, मैं तो तुम लोगों की चमड़ी ही उधेड़ दूंगा। लेकिन तभी जो डॉक्टर है वो चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरे क्लिनिक पे किसी को मार नहीं सकते, ये अभी मेरे पेशेंट है, अगर तुम्हारे हिम्मत भी की इनको टच करने की तो मेरी मदद की तुम बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। और ये सुनते ही वो बंदा भी कहता है हाँ हाँ समझ गया, मैं तुम्हारे पेशेंट्स के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और उसके बाद वो गुस्से से यून की तरफ देखता है और कहता है चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ दिन और दे देता हूँ यहाँ पे रहने के लिए, जितना छुपना है छुप लो, मैं अपने लोगों को ना इस चारों तरफ पे लगा दूंगा ताकि वो इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दे, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ जैसे ही तुम्हारे एक भी कदम इस क्लिनिक से बाहर आएंगे वैसे ही मेरे आदमी तुमको मार डालेंगे। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम के अंदर होता है, जहाँ पे उसको मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन तुम फर्स्ट लेवल के इवॉल्वर बन गए हो, तुम्हें एनर्जी गैदरिंग की एक स्किल भी मिल चुकी है। और जो अपना एमसी है वो सोचा होता है कि क्या बात है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। और तभी उसे पता चलता है कि उसकी 3 साल की लाइफ भी जा चुकी है, बिकॉज उसका जो ओपोनेंट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसको डिफीट करने के लिए उसने अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल किया, इसी वजह से उसकी लाइफ के 3 साल जा चुके हैं। और तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजने लगती है कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक परफेक्ट डिवॉल्वर बन जाओगे अपने खुद के विल पावर पर, सच में हमने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो शौक होते पूछता है कि आखिर यहाँ पे कौन बात कर रहा है, लेकिन वो आवाज फिर से कहती है एक पुरानी कहावत है जहाँ पे ये कहा जाता है कि जो चीज तुम्हें मान नहीं सकती वो तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसीलिए तुम्हारे जो इवोल्यूशन है उससे तुम्हारे सिस्टम के और भी ज्यादा फंक्शन अनलॉक होंगे, इसलिए इनका बहुत अच्छे से यूज करना। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुमने मुझे ये सिस्टम क्यों दिया है। लेकिन तभी जो आवाज है वो कहती है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आखिरी तक पहुंचोगे और जब तुम इस रास्ते के एंड पे पहुंचोगे तब हम लोग मिलेंगे। और उसके बाद हम वापस उसी डॉक्टर वाला सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो डॉक्टर है वो अपने एमसी की बॉडी को छू के कह रही होती है ये सच में बहुत ही ज्यादा जादुई लग रहा है क्योंकि इसके जो घाव थे वो बस एक ही दिन में पूरी तरह से हील हो गए। आज तक मैंने जितने भी इवॉल्वर्स देखे हैं जिनके पास खुद की हीलिंग की एबिलिटीज होती है वो भी इतनी स्पीड से अपने आप को हील नहीं कर पाते। और ये सुनते ही जो यून है वो कहती है तो आखिरकार हुआंग अभी तक उठा क्यों नहीं। और तभी जो डॉक्टर है वो कहती है ये थोड़ा अजीब है, शायद उसे थोड़ा बहुत सिमुलेशन की जरूरत है तब शायद वो उठ जाए। और उसके बाद जो डॉक्टर है वो अपने एमसी के मुर्गे के साथ खेलने लगती है और जो अपना एमसी है वो सडनली उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही थी मेरे साथ, क्या तुम फ्रीक हो। लेकिन वो जो डॉक्टर है वो हंसते हुए कहती है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छी तरह से रिकवर हो चुके हो। और तो जो यून है ना वो भी ब्लश करते हुए कहती है हुआंग अपने कपड़े पहन लो। और उसको हम देखते हैं कि वो अपने हुआंग को ना सब कुछ बता चुकी होती है। और जो अपने एमसी है वो कहता है कि क्या फैक्शन 70 हमें घेर के बैठे हैं। और जो यून है वो कहते हैं कि हाँ नॉर्मली मैं आराम से उस बंदे को डिफीट कर लेती, लेकिन क्योंकि मुझे क्रिटिकल हिट लगा है इसलिए जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो लास्ट बैटल में बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसीलिए मैं कल सेफ प्ले कर रही थी। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है गुस्सा होते हुए कहता है ठीक है मैं उनको पेल के आता हूँ। और उसके बाद तो उनको पेलने के लिए जाने लगता है। लेकिन जो यून है वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है कोई जरूरत नहीं, तुम फिलहाल अपने हीलिंग पे ध्यान दो, उनको तो मैं अकेले ही पेल डालूंगा। और उसके बाद हम फैक्शन 17 को देखते हैं जहाँ पे जो स्कार वाला बंदा वो बैठा होता है और तभी उसके पास एक बंदा आके कहता है बॉस आखिर हम जाके उसको मार क्यों नहीं रहे। तभी वो बंदा कहता है कि अरे नहीं मैंने डॉक्टर से प्रॉमिस किया कि जब तक वो लोग हील नहीं हो जाते मैं उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन तभी एक और बंदा कहता है वैसे रिसोर्स स्टेशन ने बताया कि डॉक्टर जाओ आज शाम को मेडिसिन लेने के लिए जाने वाली हैं, जब वो चली जाएंगी तब उनके क्लिनिक पे कोई नहीं होगा और उस टाइम का इस्तेमाल करके हम उनको मार सकते हैं। और जब डॉक्टर जाओ वापस आएगी और हमें पूछेगी तो हम उन्हें बता देंगे कि वो लोग खुद से बाहर आए थे, इसमें आपके ऊपर भी कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। और ये सुनते उस कार वाला बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अरे बढ़िया आइडिया है चलो करते हैं। और उसके बाद तो अपने लोगों को लेके उस क्लिनिक के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो लोग ना किसी को उनके सामने खड़ा होता हुआ देखते हैं और वो जो लीडर है वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पे अपना एमसी खड़ा होता है और वो कहता है अच्छा तो तुम लोग अंदर आ रहे हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है, मैं हुआंग मैं खुद तुम लोगों से मिलने आ गया हूँ। और इसे देख के ये लोग भी शौक हो जाता है कि ये बंदा खुद ही बाहर आ गया। और तभी जो अपना एमसी है वो अपने एबिलिटी को एक्टिव करता है और बाकी सारे लोग उसके ऊपर सीधे दौड़ के आते हैं उसको मारने के लिए, जहाँ पे जो अपना एमसी वो दिखता है कि ये सब लोग बस लेवल 1 के बेसिक इवॉल्वर हैं, जबकि बस उनका जो लीडर है वही बस लेवल 3 का बेसिक इवॉल्वर है। और अपने एमसी को इससे पता चलता है कि उसके इनसे जीतने के चांसेस 90% है। और उसके बाद तो पूरी तेजी से उन सारे लोगों को कुत्तों की तरह पीटता है, जहाँ पे आखिरी पे बस उस कार वाला बंदा ही खड़ा रह जाता है और बाकी सारे वहाँ पे लेट चुके थे। और तभी वो जो कार वाला बंदा है वो अपने एमसी से कहता है जब मैंने तुमको लास्ट टाइम देखा था तब तो तुम बस एक ऑर्डिनरी लो लेवल के ह्यूमन थे, तो आखिरकार तुमने इतनी जल्दी पावर अप कैसे कर लिया। लेकिन जो अपना एमसी कहता है अगर मेरा वेपन्स का इस्तेमाल किया होता तो तुम लोग कुछ सेकंड्स में ही मारे जा चुके होते, लेकिन शुक्र मनाओ कि कल तुम लोगों ने हमें छोड़ दिया था, इसलिए मैं तुमको एक और मौका दे रहा हूँ। इसलिए जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ के ना एक कुत्ते की तरह मुझे अपना ग्रैंडफादर बोलो, तब जाके मैं शायद तुमको छोड़ दूं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम गार्लिक को देखते हैं जो कि कुछ सामान कलेक्ट करके बैठा होता है और वो अपने एमसी को कहता है कि ये देखो मैंने ये सब कलेक्ट किया है। लेकिन उसको देखते ही जो अपना एमसी वो ले लेता है और उसको बहुत सारे कैन फूड दे देता है और कहता है ये लो तुम्हारा एक्सचेंज का कैन फूड। और वो वहां से जाने लगता है और कहता है अगली बार मेरे लिए और भी सामान ढूंढ के रखना।
और जो घालिक है वो साला समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये गोल्ड का करेगा क्या, क्योंकि ये तो यूजलेस है। अभी के टाइम में जो करेंसी है उसको तो ज़ॉम्बी कोर होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि यून के पास जाता है और हमें पता चलता है कि उसके पास टोटल 20 किलो सोना जमा हो चुका था और वो वापस अपने वर्ल्ड पे जा रहा है सामान लाने के लिए। लेकिन वो यून को बोलते हैं कि मैं ट्रेड करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। और जो यून है वो भी कहता है कि ठीक है, जाने के टाइम पे अपना ख्याल रखना। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो एक सुनसान जगह पे जाकर डायमेंशनल शिफ्ट का इस्तेमाल करता है, अपने रियल वर्ल्ड पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी आंख उसके बेड में खुलती है और तभी उसको ना किसी की नॉक करने की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलते हुए कहता है, अरे कौन है भाई जो इतना खटखटा रहा है। लेकिन हमें पता चलता है ये जियांग होती है, जो कि आते ही सीधा अपने एमसी को गले लगा लेती है। और इसको देखिए जो अपना एमसी है वो भी ब्लश करते हुए पूछता है, लैंडलॉर्ड आखिरकार तुम इतनी परेशान क्यों हो। और जो जियांग होती है वो कहती है, ये तुम पूछ रहे हो, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम इतने दिनों तक थे कहाँ पे, तुम मेरे कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रहे थे। और ये सुन के जो अपना एमसी वो कहता है, मैं बस थोड़ा काम से बाहर गया था और वहाँ पे फोन का सिग्नल नहीं था, इसलिए फोन नहीं लग रहा था, मुझे माफ कर देना। लेकिन जो जियांग है वो गुस्से से कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे बता के भी तो जा सकते थे। पता है मुझे एक तरह से हार्ट अटैक आने वाला था, मैं तो पुलिस को कॉल करने वाली थी। अगली बार से तुम कहीं पे भी जाओगे मुझे बता के जाना। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, चलो भाई ठीक है, मुझे माफी मांगने के लिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदने दो। और जो जियांग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हारे पास मुश्किल से ही कुछ पैसे होते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे मेरे ऊपर बर्बाद करो। भाई ऐसी लड़कियां कहाँ पे मिलती है यार, मुझे भी चाहिए। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना वो उसे कहता है, अरे तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस बार बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए चलो बाहर तुम्हारे लिए कुछ खरीदते हैं, तुम जो चाहे वो पिक कर सकती हो। और उसके बाद वो एक बहुत ही महंगे स्टोर पे जाते हैं, जहाँ पे जो जियांग है इस जगह को देख के कहती है, हुआंग ये जगह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, चलो कहीं और जाते हैं ना। लेकिन जो अपना एमसी है ना उसकी बातों को सुन नहीं रहा होता, बल्कि वो वहाँ के ना सामान को देख रहा होता है कि ये जो स्टाइल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उसका तो उसे कहता है, अरे तुम पैसों के बारे में चिंता मत करो, मैं इस तरह के ना 100 चीजें खरीद सकता हूँ, मेरे पास इस बार बहुत पैसे है और मैं आगे भी और ज्यादा पैसा कमाने वाला हूँ। और इस उनके जो जियांग होते हैं वो कहती है, आखिर तुम इतने सारे पैसे कमा कहाँ से रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है, अरे तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम चूज करो तुम्हें क्या पसंद है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो वहाँ की लड़की को यहाँ के सबसे ज्यादा बेस्ट आइटम्स दिखाने के लिए बोलता है। और जो लड़की है वो भी कहती है कि ठीक है सर, आप थोड़ा सा बस वेट करिए। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो एक नेकलेस को पिक करता है और जियांग को पहना देता है और पूछता है ये कैसा है। और जो जियांग है उसको एक किस देते हुए कहती है, मुझे ये सच में पसंद आया क्योंकि ये तुमने मुझे दिया है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो कहता है कि ठीक है, इस नेकलेस को पैक कर दो। और उसके बाद तो जियांग से कहता है, तुम मेरा बस थोड़ी देर तक वेट करो, मैं बैंक पे जाके कुछ चीजें डिपॉजिट करके आता हूँ। और उसके बाद वो एक दूसरी जगह पे जाता है और वहाँ की लड़की से कहता है, क्या आप यहाँ पे गोल्ड खरीदते हैं। और वो लड़की कहती है कि हाँ, आपके पास कितने ग्राम्स हैं बेचने के लिए। और जो अपना एमसी है वो बैग खोल के दिखा के कहता है इतना ज्यादा। और इसको देख के ये लोग पूरा शौक हो जाता है। और उसके बाद हमें अगले सेकंड दिखाया जाता है कि जो मैनेजर है ना वो भागता हुआ आ रहा था और वो अपने एमसी को देख के कहता है, क्या मिस्टर हुआंग है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया। और जो अपना एमसी है वो कहता है कोई बात नहीं। और तभी जो मैनेजर है वो कहता है, क्या मैं उन गोल्ड को देख सकता हूँ जो आप लेके आए हैं। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ, ये इस बैग पे है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वो मैनेजर जैसे उस बैग को खोलता है वो पूरा शॉक हो जाता है। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है, आप लोग इसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं, ये टोटल 20 किलो है, तो मुझे इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना एमसी है एक पेपर में साइन मार रहा होता है और उसका तो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे जो मैनेजर की जो साइड में लड़की होती है वो पूछती है, मैनेजर आखिरकार आपने उस 20 किलो गोल्ड के बदले कितने पैसे दिए। और जो मैनेजर है वो कहता है, वो जो 20 किलो गोल्ड थे उनकी प्योरिटी 99.6% है और इसकी टोटल वेल्थ है 6.6 मिलियन। और उसका जो अपना एमसी है ना वो वापस से जियांग के पास आता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की जियांग से उस नेकलेस के लिए लड़ रही होती है। और जो जियांग है वो कहती है, इसलिए ये नेकलेस मुझे दो। लेकिन वो लड़की कहती है, तुमने अभी तक इसके पैसे दिए हैं क्या, नहीं दिए ना, तो ये अब मेरा हुआ। और तभी जो अपना एमसी है वो जियांग से पूछता है, यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो जियांग है वो कहती है, ये जो औरत है इसने मेरे से वो नेकलेस ले लिया जो तुमने मुझे दिया था। और तभी वो जो लड़की है वो पैसे देते हुए कहती है, ये लो पैसे, अब ये नेकलेस मेरा हो गया। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना वो एक गोल्ड का टुकड़ा निकालते हुए कहता है, क्या मैं पेमेंट गोल्ड से कर सकता हूँ, क्योंकि इतने गोल्ड से तो तुम इस तरह के बहुत सारे नेकलेस ला सकते हो। लेकिन तभी वो जो लड़की है वो चिल्लाते हुए कहती है, ये जो सोना ये फेक है और वैसे भी मैंने ऑलरेडी कैश में पेमेंट कर दी है, तो जल्दी से ये नेकलेस मेरे लिए पैक करो। लेकिन तभी वो जो शॉप वाली लड़की होती है वो कहती है, मुझे माफ कर देना मैम, ये जो नेकलेस है वो पहले ही रिजर्व हो चुकी है, इसलिए अगर आप अभी पैसे भी दे देते हो तब भी हम ये नेकलेस आपको नहीं बेच सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नेकलेस जियांग का हो जाता है और पीछे वो जो लड़की होती है ना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, साले ये कपल, तुम दोनों वेट करो, मैं तुम्हें जरूर मजा सिखाऊंगी। और उसके बाद हम अपने एमसी और जियांग को देखते हैं, जो कि उस शॉप से बाहर आ चुके थे। और जो जियांग है वो अपने एमसी से कहती है, चलो आज के लिए ये काफी है, अभी हम मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं घर के लिए। और तभी जो अपना एमसी है ना वो जा ही रहा होता है कि उसके सर पे कोई ना वो कैन फेंक के मारता है। और हम देखते हैं वहाँ पे ना बहुत सारे टकले बंदे आए होते हैं अपने एमसी को पीटने के लिए। और इनको लाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी, जो कि वो सामने वाला जो टकला होता है उसे कहती है, ये रहे वो कपल्स जिन्होंने मेरे से वो नेकलेस छीन लिया। और तभी वो जो टकला है वो कहता है, साले कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी से
नेकलेस छीन लेगी। और उसके बाद ये लोग सीधे ना इनको पीटने के लिए आते हैं, जहाँ पे जो जियांग है वो तो डर के मारे अपने आंखें बंद करके अपने एमसी को चिल्लाती है, लेकिन देखती है कि कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ही वो आंखें खोलती है वो देखती है कि कुछ भी नहीं हुआ। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि चलो मार्केट चलते हैं। और जो जियांग होती है वो पूरा कंफ्यूज होती है और वो कहती है अभी हुआ क्या, वो सारे लोग कहाँ चले गए। और तभी हम देखते हैं वो लोग पीछे पड़े होते हैं और जो जियांग है वो पीछे देखते हुए कहती है आखिर इनके साथ क्या हुआ। और जो अपना एमसी है वो कहता है मुझे क्या पता, शायद ये लोग पागल हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं ये लोग मार्केट एरिया पे सब्जी खरीद रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे जियांग का अंकल आ जाता है। और इसको देख के जो जियांग वो भी शौक होते हुए कहती है अंकल जाओ, आखिर आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या आपने मेरे फोन में कुछ ट्रैकर लगा रखा है। लेकिन तभी जो उसका अंकल होता है वो कहता है जियांग क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने अपने पापा से क्या प्रॉमिस किया था, इसीलिए जल्दी से घर वापस आओ। लेकिन तभी जो अपना एमसी है उन दोनों के बीच आ जाता है और कहता है जियांग आपके साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो जो अंकल है वो कहता है बच्चे मैं तुमको कितनी बार बताऊं कि तुम इससे शादी करने के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। इसका जो पाप है वो उसके लिए एक सूटेबल फियांसे ढूंढ रहा है और जैसे वो मिल जाएगा तब इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी। और तभी वो जो अंकल है वो जियांग से कहता है क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बाप ने क्या कहा था अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगी तो। और जो जियांग है उसको याद आता है कि उसके बाप ने उसे कहा था कि अगर तुम हमारी बातें नहीं मानती तो वो लोग वांग को टुकड़े टुकड़े काट के मार डालेंगे। और याद करते जो जियांग है वो डरते हुए कहते कि ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो उनको रोकते हुए कहता है रुकिए, अगर मैं अमीर बन गया तो क्या जियांग मेरे साथ आ सकती है। लेकिन तभी उसका जो अंकल है वो कहता है बच्चे अच्छा तो तुम उन 6 मिलियन की बात कर रहे हो जो तुम्हारे अकाउंट्स पे हैं। बच्चे तुम मुझसे तब बात करना जब तुम्हारे पास 600 मिलियन हो, वो भी 1 साल के अंदर। और ये सुन के तो जो अपना एमसी है वो भी शौक हो जाता है कि आखिरकार इसको कैसे पता चला कि इसके पास 6 मिलियन है। और उसका जो अपना एमसी है वो बहुत तक गुस्से में कहता है मैं बहुत ही जल्दी 600 मिलियन करके दिखाऊंगा जियांग, बस तुम मेरा इंतजार करो, उसके बाद तुम मेरी होगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एपोकलिप्स वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे हम 2 बंदों को देखते हैं, जिसमें से जो मूंछ वाला बंदा होता है वो दूसरे से पूछता है क्या तुम्हें वो ढूंढ निकाला। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हमने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन जो अर्थ अलायंस है वो इसके रिटर्न में 1000 डार्क क्रिस्टल चाहते हैं। और ये सुनते ही वो जो मुच्छड़ होता है वो पूरा शौक होते हुए कहता है कि क्या इतना ज्यादा, अगर मैं अपने सारे एसेट्स को मिला भी दूं तब भी बड़ी मुश्किल से इतना होगा। साले वो कमीने, क्या वो मुझे पूरी तरह से चूस लेना चाहते हैं। और तभी वो जो दूसरा बंदा है वो कहता है उन्होंने कहा अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके बारे में भूल जाइए क्योंकि उनके पास खरीदार और भी हैं। और ये सुनते ही वो जो मुंह वाला बंदा है वो सोचा होता है हालांकि ये बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन अगर मैं इसको खरीद लेता हूँ और उसे दे देता हूँ तो डेफिनेटली उसके साथ कम्पीट कर पाएगा। और जब तक मेरे पास उसकी मदद है तो तब तक बस वो 1000 डार्क क्रिस्टल नहीं बल्कि सारे बेस के जो रिसोर्सेस हैं वो भी मेरे हो जाएंगे। और तभी उसके सामने वाला जो बंदा है वो इसको सोचता हुआ देख के एक बोलता है हाँ मुझे समझ आ गया, आप उसको वापस लाना चाहते हैं, ठीक है मैं भी यही सोच रहा था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने बेस में बहुत सारा सामान लेके आ जाता है। और इसको देखिए जो यून है वो कहते हैं इस बार तो तुम बहुत सारे सामान लेके आए हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ मैं चावल, आटा, अंडे, दूध ये सब लेके आया हूँ। और जो यून है वो पूछती है कि तुम आखिरकार इतना ज्यादा आटा लेके क्यों आए हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है ताकि हम डेजर्ट बना सके। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने कहा था कि तुम्हें एक पेस्ट्री शेफ बनना है। और तो जो यून है वो कहती है लेकिन मेरा मिशन तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का है, तो आखिरकार पेस्ट्री बनाने का किसके पास टाइम है। लेकिन ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो सीधे यून को करीब से देखने लगता है और कहता है लेकिन तुम्हारी जो इंजरीज है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें पीछे रख के बेस में ही रेस्ट करना चाहिए। और तभी जो यू है वो कहती है ठीक है तो मैं आपके साथ जाऊंगी आपका काम करने के लिए। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन तभी जो यू है उसके बीच में आ जाता है और कहती है रुको। और उसके बाद तो धीरे से यू से कहती है यू क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम उसको छुप के मार डालो। हाँ। और जो यू है वो कहते हैं कि आप आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हैं, आपकी बहन इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। और वैसे भी मुझे हर टाइम पे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट लगती है क्योंकि मैं खाना बस फ्री में खा रही हूँ, इसलिए मैं इस बार ब्रदर वांग के साथ अच्छे से कोऑपरेट करूंगी, इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। और जो अपना एमसी कहता है कि ठीक है फिर हम कल निकलेंगे। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी और यू है वो एक बेस के पास जाता है और वहाँ का जो एंट्रेंस होता है बहुत ज्यादा पतला होता है। और जो अपना एमसी है वो यू से कहता है कि आखिर इसका जो एंट्रेंस है ये इतना ज्यादा पतला क्यों है। और जो यू है वो कहती है क्योंकि इससे अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और डिफेंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इसके साथ साथ अगर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं तो उनके साथ भी निपटना बहुत आसान हो जाता है। और उसके बाद हमें उसी बेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग ना एक बहुत बड़ा बक्सा लेके आते हैं और उनके सामने वही मुच्छड़ खड़ा होता है जो कि कहता है क्या यही वो ट्रेजर है, इसे ओपन करो। और उसके बाद वो लोग उसको खोलते हैं जिसके अंदर बस एक नॉर्मल सी स्टोन की छड़ी होती है। और इसको देख के वो कहता है कि क्या बस इतना ही, बस एक नॉर्मल स्टोन की छड़ी
मुझे तो ये फेक लग रही है। और उसके बाद तो उसको पकड़ने ही जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे जो पहला वाला बंदा नहीं है वो चिल्लाते हुए कहता है प्लीज उसे मत छुइए, ये स्टिक बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इवन जो इवॉल्व है ना वो भी इसको छुएगा तो कुछ मिनट के अंदर उसके अंदर पॉइजन फैल जाएगा। और अगर कोई लेवल 5 का इवॉल्वर इसको पकड़ने की कोशिश करता है तब भी वो बड़े मुश्किल से इसको 15 मिनट तक ही पकड़ पाएगा। और ये सुनने के बाद तो जो मूंछ वाला बंदा होता है वो कहता है अगर ये इतना ज्यादा हाई टॉक्सिक है, अब मुझे समझ में आया कि वो आखिरकार इसे इतना ज्यादा पाना क्यों चाहता था। वैसे क्या तुमने इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया? और वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया है, हमने इसे 5 अलग अलग लोगों पे इस्तेमाल किया जिनके बॉडी में बिल्कुल भी कोई घाव नहीं थे। वो लोग जैसे इनको छूते हैं वैसे इमीडिएटली वो लोग म्यूटेंट बन गए। और ये सुन के वो मूंछ वाला बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तूने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम हर चीज अपने आप से संभाल लेते हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और कहता है कमांडर यहाँ पे कुछ मर्चेंट आए हैं जो कि यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं अपने सामान, उनके बैग में भरा हुआ है वो भी कैन फूड, और उसको देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये सुनते हुए जो मूंछ वाला बंदा है वो कहता है कि अच्छा, और बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ पे जाने लगता है। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यू के साथ एक कमरे में बैठा होता है। और जो यू है वो कहती है अगर मैं सच बताऊं तो मैं और मेरी बहन सच में ये जो बेस नंबर 104 है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए हमें अपने रिसर्च जल्दी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि इससे पहले कुछ हो जाए। और जो अपना एमसी है वो कहता है लेकिन फिलहाल के लिए मुझे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं ज़्यादा पैसे बना सकूँ। और जैसे तुमने कहा था यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्स लेवल वाला बंदा भी लेवल 3 का है, इसलिए मैं हम दोनों को यहाँ से आराम से बाहर निकाल सकता हूँ, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कमांडर नाचते हुए कहता है और बोलता है दोस्त जो कि दूर से आए हैं, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे कैन फूड्स हैं जो तुम ट्रेड करने के लिए आए हो, क्या मैं देख सकता हूँ कि आखिरकार वो कहाँ पे हैं? और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ, और उसके बाद वो 2 बैग भर के वो कैन फूड उसे दिखाता है। और इसे देखते ये पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो इनक्रेडिबल है, ये एक कैन भी बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है, और इसके अलावा तुम्हारे पास 2 बैग भर के हैं, इसमें कम से कम 100 कैंस तो होंगे ही। और उसके बाद वो अपने उस बंदे को इशारा कर देता है और वो बंदा कहता है ठीक है। और उसके बाद वो जो मूंछ वाला बंदा है कमांडर वो कहता है तो आखिरकार तुम इसका बदले क्या एक्सचेंज करना चाहते हो? और जो यू है वो कहती है कि ज़ॉम्बी कोर्स, गोल्ड और ऐसे कुछ ज्वेल्स। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। और जो यू है वो कहती है आखिरकार तुम लोग दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? और जो कमांडर है वो सतानी हंसी के साथ कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग तुम्हारे साथ प्राइस को प्रॉपरली डिस्कस करना चाहते हैं। और उसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि जाके उनको पकड़ लो। और इसे देख के जो यू है वो वहाँ से भागने लगते हैं और कहती है अरे तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, भागो। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है अरे यार ये एपोकलिप्स वर्ल्ड में ये लोग ऐसे क्यों होते हैं, मैं तो बस शांति से यहाँ पे ट्रेड करना चाहता था। और उसके बाद तो अपनी उंगलियों को चटकाता है और अपनी एबिलिटी का यूज करके उनको डॉज कर लेता है और सीधे अपनी क्लाइंबिंग वाली एबिलिटी को यूज करके दीवार में ही चिपक जाता है। और उसके बाद वो एक एक करके हर एक बंदे को कुत्तों की तरह पेल डालता है। और इसे देख के जो यू है वो भी शौक हो जाती है और सोची होती है ब्रदर वांग ये इतने ज्यादा ताकतवर है। और तभी हम उस कमांडर को देखते हैं जिसकी फट चुकी होती है और वो कहते हैं अरे अरे रुको रुको, ये बस गलतफहमी हुई थी यार, ये बस एक गलतफहमी है। लेकिन तभी हमें उसकी चीखों की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है अपने एमसी ने उसको कुत्तों की तरह पेला होता है। और वो कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज ब्रदर, मुझे मारना बंद करो, मुझे पता है कि मैं गलत था। और अपना जो एमसी है वो कहता है आखिरकार लोग इस तरह की चीजें क्यों करते हैं यार, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, लोग क्या शांति से काम नहीं कर सकते? और तभी जो कमांडर है वो कहता है ठीक है ब्रदर, मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, आपको जो जो चीजें चाहिए उसके साथ ही मैं सीधे सीधे आपके साथ ट्रेड करूंगा। और तो जो यू है वो गुस्से से चिल्ला के कहती है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी जस्ट तुमने हमसे सारी, अभी भी सोचो कि हम तुम्हारे जैसे बंदे से ट्रेड करेंगे। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो अलग ही गांजा फूक के आया हुआ था, वो कहता है कि नहीं मैं अभी भी इसके साथ अपने सप्लायर्स को ट्रेड करूंगा। और ये सुनते ही जो यू है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वाह क्या तुम इडियट हो, क्या तुमने अभी देखा नहीं ये बंदे ने हमारे साथ क्या किया, ये हमसे सामान चुराने वाला था और हमें मारने वाला था, इसलिए केयरफुल रहो, ये तुम्हारे पीठ पीछे चाकू डाल सकता है। लेकिन जो अपना एमसी है ना उसी तो उस बंदे के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है देखो मुझे फाइनली पता चल चुका है कि आखिरकार इस एपोकलिप्स एरिया पे सारे के सारे भेड़ खाल में छुपे हुए भेड़ियां हैं। लेकिन अगर इन भेड़ियों को ये पता चल जाए कि आखिरकार उनके बुरे इंटेंशन से उनके साथ क्या हो सकता है तो इनके साथ बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये सुनते हुए जो कमांडर है वो कहता है अरे हाँ ठीक है, आपके जैसे मास्टर के लिए तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट को छोड़कर कुछ भी नहीं है, आखिर हम हिम्मत कैसे कर सकते हैं आपके लिए बुरा सोचने का। और उसके बाद वो उनको ले जाने लगता है और कहता है प्लीज आप मेरा पीछा करिए, मैं आपको सप्लायर्स दिखाऊंगा जिससे आप एक्सचेंज करना चाहते हैं। और उसके बाद तो उसको उसी रूम पे लेके आता है जहाँ पे वो डंडा था और वो उस बॉक्स की तरफ दिखा के कहता है ये रहा, आप इसे चेक करिए। और जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या एक टूटी हुई स्टिक, ये वो सप्लाई नहीं है जो मैंने तुमसे मांगा था। लेकिन तभी वो जो कमांडर वो कहता है अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने अपने पॉकेट के 1 रुपए तक इसको खरीदने में यूज कर लिया और इसी वजह से मैंने आपसे वो चुराने की कोशिश करी। अब क्या करे, भूखे पेट का सवाल है। आपको तो एपोकलिप्स वर्ल्ड पे लाइफ की स्ट्रगल के बारे में पता ही होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ ना ये जो स्टिक है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ये बहुत ज्यादा रेयर और प्रीसियस ट्रेजर है।
अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपका जो डैमेज है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देगा। और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि इससे आप एक हाई लेवल के इवोल्वर तक को डिफीट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप इसको खुद उठा के चेक कर सकते हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है कि अच्छा सच में क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, और वो उसको छूने ही वाला होता है। और इसे देख के वो जो कमांडर है वो मन में ही सोच रहा होता है, साला कमीना कहेगा, बस 5 सेकंड तक तुम्हें इसको छूना है और उसके बाद तुम भी एक तरह से म्यूटेंट बन जाओगे। इसका पॉइजन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अभी भी लगता था कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन मैं बता दूं तुम अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे हो मुझसे लड़ने के लिए। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है हाँ भूल जाओ, ऐसा करो तुम ही से ट्राई करके देखो। और वो जो कमांडर है वो घबराने लगता है और कहता है कि लेकिन ये बेहतर होगा अगर आप वेपन को खुद से ही ट्राई करें। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसको ट्राई करो और दिखाओ कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये सुनते हुए बंदा कहता है लेकिन और जो अपना एमसी है वो कहता है आखिर तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, मैंने बोला ना तुम इसको ट्राई करके दिखाओ, मुझे देखना है कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसका जो अपना एमसी है उस डंडे को उसी कपड़े के सहारे पकड़ता है और उसके पास लेते हुए कहता है ये लो पकड़ो और मुझे दिखाओ। लेकिन वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। और जो अपना एमसी है वो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ इसको अपने हाथ से पकड़ो। और उसके बाद उस डंडे को वो नीचे गिरा देता है, जिससे वो जो कमांडर है वो डरते हुए पीछे हटने लगता है। और जो अपना एमसी है वो गुस्से से कहता है क्या हुआ, तुम ऑलरेडी डर गए? तुम्हें क्या लगता है मुझे इस ट्रिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता? मैंने तुम्हें क्लियरली एक और चांस दिया था कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन तुमने उसकी भी परवाह नहीं की, इसीलिए अब तुम मुझ पे ब्लेम मत करना। और तभी जो यू है वो भी कहता है मार डालो इस साले कमीने को। और जो अपना एमसी है वो सीधे उसके गले को पकड़ लेता है और बहुत जोर से दबाने लगता है, जहाँ पर जो कमांडर है वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और तभी अपने एमसी को उसी लड़की के बारे में याद आता है जिसको कि फांसी में लटका दिया गया था। और तभी वो जो जस्टिस वाला बंदा होता है वो उसे कहता है क्या हुआ, कैसा लग रहा है किसी और की जिंदगी अपने हाथ में लेके, बहुत अच्छा फील हो रहा है ना? और ये याद करते ही जो अपना एमसी है ना वो उसको छोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है यू जल्दी से अपने सामान को पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये देखते ही जो यू है वो सौगते हुए कहते हैं कि आखिर तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो, थोड़ी देर पहले वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था, क्या तुम भूल गए? उसे मार डालो। अच्छा मैं समझ गई, तुम उसको सफर करता हुआ देखना नहीं चाहते, राइट? तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, तो क्यों ना तुम उसे पॉइजन दे दो या उसके सर को ही काट डालो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसको पेनलेस मौत दे सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी है उसे कहता है अपनी बकवास करना बंद करो। और उसके बाद वो स्टिक को उठा लेता है और कहता है क्योंकि तुमने हमें मारने की कोशिश की इसलिए मैं उसके लिए ये स्टिक को लेके जा रहा हूँ। और इसे देख के जो यू है वो भी सोची होती है वाह तुम कितनी ज्यादा डरपोक हो, तुम किसी को मार भी नहीं सकते, इतने ज्यादा स्किल हैं लेकिन सारे यूजलेस हैं। इस तरह का बंदा मेरी बहन को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद हम देखते हैं वो लोग जा ही रहे होते कि तभी वो जो कमांडर है वो कहता है 1 मिनट रुको, तुम शायद हमारे बेस को बचा सकते हो। और ये सुनते ये दोनों रुक जाते हैं और जो यू है वो कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पे कोई चैरिटी खोल के बैठे हैं? और तभी जो कमांडर है वो कहता है प्लीज हमारी मदद के लिए तुम मान जाओ, और जैसे वो हो जाता है उसके बाद तुम हमारे बेस से सारे सप्लाईज ले सकते हो। अगर वैसे भी कोई हमारे पास मदद करने के लिए नहीं आया तो आज नहीं तो कल हमारा बेस वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। और ये सुनते ही जो यून है वो कहती है अच्छा तो तुम हमें अभी भी फूल बनाना चाहते हो, लगता है तुम्हें जिंदा छोड़ के हमने गलती कर दी, तुम खुद से ही मरना चाहते हो। लेकिन वो जो कमांडर वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें लेवल 5 रिवॉल्वर के लिए बहुत ज्यादा मदद मांगी, हम उनको बहुत ज्यादा सप्लाईज भेजते रहे, इतना कि हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उनको और ज्यादा चाहिए, इसलिए हमारे पास चोरी के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। आपको मेरी बातों में भरोसा नहीं हो रहा होगा, इसलिए आप लोग मेरा पीछा कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद उसके बाद आप समझ पाए। जरा वहाँ पे देखिए। हम देखते हैं वहाँ पे ना बहुत सारे बॉडीज जल रही होती हैं। और वो भी कहता है वो देखिए उस जगह पे कितनी सारी बॉडीज जल रही हैं और इन सारे लोगों को आज ही हमारे बेस में मारा गया है। और जो अपना एमसी है वो भी इसे देख के शौक हो जाता है और कहता है आखिर ये सब किसने किया। और तभी वो जो कमांडर है वो कहता है हम रोज हमारे बेस में से बहुत सारे लोगों को खो देते हैं और ये सब किसी आउटसाइडर ने नहीं किया, बल्कि ये सब करने वाला हमारे बेस का लीडर है। और हम इन बॉडीज को इसलिए जला देते हैं ताकि कोई भी डिजीज यहाँ पे स्प्रेड ना हो जाए। अगर तुम इसके थोड़े भी करीब जाओगे तो तुम्हारा सर घुमाने वाली इस तरह की मीट के जलने की बदबू आएगी। और तभी जो यू है वो कहते हैं क्या तुम्हारा लीडर पागल हो चुका है? अगर वो इस तरह से रोज लोगों को मारता रहा तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और तुम्हारा बेस पूरी तरह से मर जाएगा। और ये सुनते जो कमांडर है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लीडर को कुछ भी करके हराऊंगा। और तो जो अपना एमसी वो कहता है अच्छा तो यही रीजन है जिसकी वजह से तुमने इतनी ज्यादा पैसा बर्बाद करके लेवल 5 के इवॉल्वर को ढूंढा ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। और जो कमांडर है वो कहता है कि हाँ लेकिन बस एक लेवल 5 का इवॉल्वर हमारे लिए काफी नहीं है, हमें कम से कम 3 एक साथ चाहिए, क्योंकि हमारे बेस का जो लीडर है वो एक लेवल 7 का इवॉल्वर है। और उसके बाद हम उस बेस के लीडर को देखते हैं जो कि एक बंदे को मार डालता है और उसके सामने एक लड़की जो कि भागते हुए जा रही थी अपनी जान बचा के, वो भी एक झटके से जाके उसको भी मार डालता है। और वो कहता है मर जाओ,
यहाँ पे सबको मर जाना चाहिए। और उसका थोड़ा सीन कट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से मुझे वो 3rd 5th लेवल का इवॉल्वर कहीं नहीं दिख रहा। कैप्टन ली, क्या आप हम लोगों को फूल बना रहे हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो जो कमांडर होता है उसका नाम ली होता है और वो कहता है कि नहीं, पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। भले मेरे पास एक लेवल 5 का इवॉल्वर नहीं है लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को लेके आया हूँ जिसके पास उस लेवल तक की पावर्स हैं। और ये सुनते हुए बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या? और तभी उसके बगल में वो उस बंदे को देखते हैं जो उसके साथ रहता है हमेशा और कहता है क्या ये तुम हो? मैं देख सकता हूँ कि तुम लेवल 4 के इवॉल्वर हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन तभी वो जो बंदा है वो कहता है नहीं, तुम गलत पर्सन से बात कर रहे हो, मैं कोई सुपर इवॉल्वर नहीं हूँ। और तभी जो कमांडर ली होता है वो कहता है कि मेरा मतलब इस बंदे से है और वो अपने एमसी को दिखाते हुए कहता है इसका नाम हुआंग है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और इसको देख के वो बंदा कहता है कि तुम तो लेवल 1 के इवॉल्वर हो, क्या तुम सच में लेवल 5 के इवॉल्वर को डिफीट कर सकते हो? और जो अपना एमसी है वो कहता है वेल मैंने पहले एक किया तो था। और ये सुनने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है क्या ही बकवास मजाक है कैप्टन ली, तुम्हें इस बच्चे ने उल्लू बना दिया। जब से एपोक्लिप्स हुआ है तब से इसके एज तक कोई भी लेवल 3 को भी सरपास नहीं कर पाया और तुम्हें लगता है कि ये लेवल 4 तक को सरपास कर लेगा। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है शायद पिछली बार मैंने जो लेवल 5 के इवॉल्वर को डिफीट किया था वो शायद मेरा लक होगा, इसलिए मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि मैं लेवल 5 को सरपास कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं भी इसलिए जानना चाहता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो चलो एक मैच कर लेते हैं, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं यहाँ से क्विट कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें 100 कैन फूड के दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अच्छा डील है कि नहीं? और उसके बाद वो अपने डंडे को बाहर निकाल के अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन उसने अपने हाथ में एक ग्लव्स पहने हुए थे जो कि एक स्पेशल फैब्रिक से बना होता है जो कि इसके जो टॉक्सिसिटी है उसको उसके हाथ में जाने से रोकता है। और हम तभी कमांडर ली को देखते हैं जो कि कहता है अरे रुको रुको रुको, तो अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, चलो ना अभी मैच के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन तभी वो जो बंदा है वो कहता है देखो यार, अगर ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया कि ये लेवल 4 तक को सरपास कर सकता है तो मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। वैसे भी हमें लेवल 7 के इवॉल्वर का सामना करना है, इसलिए हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है देख भाई, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये बस एक कंपटीशन है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को मारने तक नहीं जाएंगे। और ये सुनते हुए जो बंदा है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, वैसे भी मैं फालतू में किसी को नहीं मारता। और उसके बाद ये दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे जैसे ही फ्लैग लहराया जाता है वैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं और वो बंदा अपने एमसी की तरफ एक मुक्का मारता है जिसको कि जो अपना एमसी है वो अपने उसी रॉड से रोकने की कोशिश करता है और उसे वो ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसके मुक्के का प्रेशर इतना होता है कि जो रॉड है वो वाइब्रेट करने लगता है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है इसका पंच तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मेरे हाथ भी सुन्न पड़ गए। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो बंदा ना उसको एक और पंच मारता है जिसको अपना एमसी बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और वो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे अपने अल्टीमेट स्किल का यूज करना होगा इसके खिलाफ। और इस तरह से अपने एमसी को डॉज करता हुआ देख के वो जो बंदा है वो कहता है अच्छा बच्चे, तुम्हारे पास थोड़े बहुत मूव हैं जिसकी वजह से तुम डॉज कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अभी भी लेवल 4 को सप्रेस करने से बहुत ज्यादा दूर हो। और उसके बाद वो सीधे अपने एमसी के ऊपर एक और हमला करता है और इससे अपना एमसी डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसके पंच से नीचे का जो पत्थर का फ्लोर है ना वो भी टूट जाता है। और जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है क्या यार, इसके पंच से पत्थर का फ्लोर भी टूट गया, डैम इट, ये लेवल 5 का इंसान सच में मॉन्स्टर है। और इस तरह से अपने एमसी को भागता हुआ देख के वो जो बंदा है वो कहता है अबे बच्चे, इस तरह से भागने का क्या फायदा, मेरे पंच तो लेके देखो। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है डैम इट, क्या बकवास बात कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है तुम्हारा पंच लूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। और तभी जो अपना एमसी है उसको एक ओपनिंग दिखती है और इस चीज का फायदा उठा के वो अपने डंडे से उसको ऊपर हमला करता है, जहाँ पे उसका जो डंडा होता है वो सीधे जाके उसके प्राइवेट पार्ट में लगता है। और वो जो बंदा है ना कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा हो जाता है। और जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है नहीं, इसलिए तुम कुछ बोल नहीं पा रहे, ये मेरा अल्टीमेट मूव है जिसका नाम है ब्लड लाइन इनहेटर।